अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो पीएसएल का इख्तिताम हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी ने ट्रॉफ़ी जीत ली है और आप सब लोग जानते हैं। पर एक जो सवालात उठ रहा है कि जब पेशावर ज़ल्मी ने ये ट्रॉफ़ी जीत ली थी, उसके बाद जो सेलिब्रेशन था तो पूरे ग्राउंड की इन्होंने लाइटिंग बंद कर दी। तो ये कुछ मोमेंट होते हैं कि जब आप जीतते हैं और हर इंसान का एक रिएक्शन निकलता है। तो आपको चाहिए था, अगर आपने लाइट्स बंद करनी थी तो 1-2 मिनट बाद करते, लेकिन पता नहीं इनकी क्या मैनेजमेंट है, किस तरह ये अपडेट करते हैं, क्या इनकी सोच ऑफ थॉट है। आज तक हमें नहीं पता कि इतना बुरा शेड्यूल इन्होंने इस पीएसएल में रखा। इससे अच्छा है कि आप अगर एआई से भी कहते तो वो आपको इससे बेहतर बना कर दे देता। एक टीम के मुकाबले कुछ 10-10 दिन नहीं है और दूसरी टीम हर दिन खेल रही है। शायद आप सब लोग जानते हैं कि जो पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले थे, वो पहले जो हाफ था उसमें उनके मुकाबले सिर्फ 2 हुए थे और उसके बाद लगातार उन्होंने मुकाबले खेले। इसी तरह जो पहले मुकाबले थे कराची किंग्स के और उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान के, अब कितना गंदा शेड्यूल है, अब उस पर क्या बात करें। तो जो जो आज इन्होंने किया ये सरासर गलत है। इस तरह को पता नहीं इनको समझाता कौन है। तो इनकी जो गेम और माइट और जो उनकी थॉट्स है वो आप सब लोग तो जानते हैं, जो इस तरह की ये सिलेक्शन करते हैं तो इससे अल्लाह ही बचाए। अब आते हैं मैच के हवाले से। तो पाकिस्तान की जानिब से अगर आज मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो मुझे फ़ख्र होता है कि जो टॉप की फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद है, जो प्लेयर इस वक्त बाबर आजम है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए 558, 588 रन उन्होंने बनाए और 11 इनिंग्स उन्होंने खेली। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इस पूरे टूर्नामेंट में। आज वो कोई रन नहीं बना सके अलबत्ता, लेकिन फिर भी वो टॉप पर मौजूद रहे और पूरी टीम उनकी डोमिनेट करती रही हर मुकाबले में। और दूसरी जो टीम थी उनको बैकफुट पर धकेलती रही, चाहे वो चेस की तरफ और चाहे वो पहले बैटिंग करते हुए। तो आप सब तो जानते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही। अलबत्ता हैदराबाद की एक उम्मीद थी कि जो 3 मुकाबले उन्होंने खेले कि शायद आज भी कोई बेहतर करती, तो मुकम्मल तौर पर क्लैप्स हुई उनकी जितनी भी क्रिकेट थी इस HPL PSL में। पहले 4 मुकाबले के हारने के बाद, उसके बाद जो उनका एक फेस आया, फिर उन्होंने कैसे जो ग्रुप स्टेज से वहाँ से उन्होंने माइलस्टोन हासिल किया। 80 रन की उनको जीत चाहिए थी, उन्होंने 100 रन से ज़्यादा जीत ली। तो एक लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करती आज के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पेशावर ज़ल्मी ने आसानी से ये मुकाबला जीत लिया। अलबत्ता यही होता, अगर 160-70 रन होता तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। शायद पेशावर ज़ल्मी भी इतनी आसानी से जीत ना सकती जो उन्होंने वन साइडेड इस मुकाबले को जीता। अलबत्ता आज अगर हैदराबाद की जानिब से अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उनके जो बैटर रहे, सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया सैम अयूब ने। उन्होंने 50 रन किए 50 बॉल पर और दूसरी तरफ विकेट गिरती रही। इस हवाले से आज वो लास्ट में अपनी इनिंग को इतना प्रोड्यूस नहीं कर सके, जिस हवाले से वो स्कोर बोर्ड है जो टोटल वो 130 तक ही लेके गए। अलबत्ता अगर 160-70 होता तो शायद कोई रिज़ल्ट कुछ और होता। तो अब जो कहते हैं वो जो हो गया सो हो गया। और पूरे टूर्नामेंट में जितनी भी सैम अयूब ने क्रिकेट खेली वो आप सब लोग जानते हैं कितने मायूस हैं। तो फिर क्या तो कर सकते हैं, ये पाकिस्तान है। तो इस हवाले से उस्मान खान ने आज 8 रन किया, ग्लेन मैक्सवेल आज 0 रन पर आउट हुए। और सबसे ज़्यादा आज मुझे बाबर आजम की जो कप्तानी में नज़र आई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कुछ बुरी भी हैं। आपने पहला ओवर इफ्तिहार से करवा लिया, जिस पर मां सदाकत ने उसे एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया। पहले ओवर में इफ्तिहार ने 12 रन दिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की डिसीजन लेनी चाहिए। अगर आपने पहला ओवर, आपके पास इतना तेज़ बॉलर मौजूद है, आप उससे भी करवा सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने कुछ डिसीजन लिए, जो कप्तानी हुई वो अच्छी रही। जब पावर प्ले ख़त्म हुआ उसके बाद जो फैसला किया इन्होंने सफ़ियान मुकीब को यूज़ करने का बाबर आजम ने, वो बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता था कि शायद ये 10 ओवर तक सफ़ियान मुकीब को यूज़ ना करते, उसके बाद शायद उसे लेते, लेकिन अर्ली जो सिचुएशन इस वक्त थी वहाँ पर सफ़ियान मुकीम ने आके बताया। उन्होंने एक LBW आउट किया जो कि एम्पायर ने नॉट आउट दिया। उसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया और उस पर साफ तौर पर वो आउट
और व्यू उनका काम आया और अर्ली ऑन जो विकेट उनको मिली वहाँ से मोमेंटम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चेंज हुआ और फेवर में जाने लगा पेशावर ज़ल्मी के, और उसी ओवर में एक रन आउट हुआ। तो ये दो जो आउट हुए एक ओवर में सफियान मकीम में, जो उसके बाद कहानी रही उससे अगले ओवर की। नहीद राणा ने भी एक आउट किया, ग्रैंड मैक्सवेल को उन्होंने पहली बॉल पर ही आउट किया और वो कैच दे बैठे लॉन्गॉन की जानिब से, और उसके बाद एक रन आउट उनके ओवर में भी हुआ। कुशाल परेरा का जो आउट हुआ वो उस पर काफ़ी सवाल थे। उन्होंने रिव्यू भी लिया कि नवीद राणा जब दौड़ रहे थे तो उनको थोड़ा सा मसला बना अपने ग्रीस में पहुंचने के बाद, लेकिन एम्पायर की तरफ से जब गया तो उन्होंने ये भी कहा कि आप आउट हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो 9 बॉलों पर 4 विकेट जब हैदराबाद की लॉस हुई तब ही मैच का मोमेंटम बदल चुका था, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी होप थी कि शायद ये बेहतर करते, 150 से ज़्यादा कर जाते, इनके लिए आसानी होती। लेकिन इनकी जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस रही वहाँ पर भी ये मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुके थे। वो हुनैन शाह का एक ओवर इनको जिताने में अहम किरदार दिया, और इनको फाइनल जो आज ये खेल रहे हैं उसी की बदौलत खेल रहे हैं। अलबत्ता इनकी जो मुकाबले में परफॉर्मेंसेस रही पहले 4 मुकाबले में वो आप सब लोग जानते हैं। फिर इन्होंने किस तरह कमबैक किया और इन्होंने एक माइलस्टोन हासिल किया रावलपिंडी के खिलाफ। इन्होंने 100 रन से जो जीत हासिल की उस हवाले से मुझे लग रहा था कि शायद ये पूरी टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अलबत्ता रिजवान साहब आज बहुत खुश होंगे। मैंने बोला था ना कि ये डिज़र्व नहीं करते, इनकी अच्छी क्रिकेट नहीं, लेकिन जो रिजवान साहब हैं उन्होंने भी अपनी कैप्टनसी में पिछले 2 सीज़न में 18 मैच में सिर्फ 1 मैच जीता। आप अपनी परफॉर्मेंस भी देखें, फिर उसके बाद आप दूसरों की परफॉर्मेंस देखें कि ये टीम किस तरह कमबैक की, किस तरह इन्होंने। मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, मुझे लग भी रहा था कि शायद जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम पहला मुकाबला हारने के बाद उठी, शायद हैदराबाद भी कुछ इस तरह ना कर जाए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना नहीं जितना पेशावर ज़ल्मी पर होना था, क्योंकि वो थ्रू द टूर्नामेंट एक अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे थे। लेकिन शायद उनका जो लास्ट ग्रुप का मैच था वहाँ पर जो लाहौर कलंदर से हारे, तो मुझे लगता है कि शायद वही उनका सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा, और अपने उन्होंने जो एलिमिनेटर के 2 मुकाबले हैं उनमें बहुत आसानी से जीत हासिल की। तो बहुत खुशी हुई जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं जो कहते हैं बाबर आजम का ओड़ा ख़त्म हो चुका, वो T20 का प्लेयर नहीं। भाई ICC के अगर टूर्नामेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला इस वक्त प्लेयर ही बाबर आजम है। तो अब किस तरह कह सकते हैं कि बाबर आजम का एरा ख़त्म हुआ। हाँ, अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस अगर देख रही हैं कि वो मुसलसल फ्लॉप हो रहा है तो वो आपकी मैनेजमेंट है। वो बाबर आजम को बाबर आजम के नंबर पर खिला नहीं सक रही, उनको उस नंबर पर यूज़ ही नहीं किया। तो इस हवाले से फिर मैं क्या कह सकता हूँ, बाबर आजम का जो नंबर बनता है बाबर आजम उसी नंबर पर खेलना डिज़र्व करता है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा प्रोड्यूस भी आपको कर देगा। आप अगर उसे नेशनल टीम में सेलेक्ट करते हैं तो उनको ओपनिंग की ही जगह करें। आप साहबजादा फरहान के साथ अगर आप किसी को चांस देना चाहते हैं और अपनी जो टीम है उसको मजबूत करना चाहते हैं तो वो बाबर आजम ही बनता है। PSL में भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उन्होंने 100 किए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस बाबर आजम के PSL में रही वो भी मैं आपके साथ मुलाजा फरमाता हूँ। बाबर आजम ने 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाए। दूसरे जो बैटर है हमारे फ़खर जुमान, उन्होंने भी 588 रन किए, लेकिन उनकी इनिंग्स थी उस वक्त 13 और बाबर आजम की इनिंग्स थी 10। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट रहा इस पूरे टूर्नामेंट में 142 का, जो उनकी परफॉर्मेंस रही। फ़खर जमान का उस वक्त 2022 में स्ट्राइक रेट रहा था 152 का। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर भी बाबर आजम मौजूद है। 569 रन उन्होंने किए, 11 इनिंग्स खेली। ये 2024 में उन्होंने अपनी जो क्रिकेट है, जो अपनी टीम है वो तो ना जिता सके, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही कप्तानी के हवाले से पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जब वो खेल रहे थे वो टॉप पोजीशन पर मौजूद थे। 2024 में भी उनका स्ट्राइक रेट 142 का रहा और उन्होंने 569 रन किए। नंबर 4 की पोजीशन पर भी बाबर आजम मौजूद है। बाबर आजम ने 554 रन किए, 11 इनिंग्स उन्होंने खेली। 2021 में 132
का स्ट्राइक रेट रहा उनकी। अब आते हैं एक और परफॉर्मेंस की बात। जब PSL 5 में कराची किंग वर्सेस लाहौर कलंदर चल रहा था, तो तब उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे बाबर आजम। और बाबर आजम ने किसी भी मौके पर अपनी टीम को डगफोर्ट पर नहीं धकेला और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने वो मुकाबला जीता, फाइनल जीता, जिसकी कप्तानी में अगर आप बात करें तो वो तो बाबर आजम की नहीं थी, वो तो हमाद वसीम की थी। लेकिन बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया उस टूर्नामेंट में जीतने के लिए कराची किंग को। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो T20 का प्लेयर है या नहीं? आप स्टैट्स पर बात करें, अगर आप यही बात अगर स्टैट्स के हवाले से देखते हैं तो इस तरह जो पिछला ICC का टूर्नामेंट गया, जहां पर सफियान मुकीम की जगह बनती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको एक चीज़ नज़र आ रही थी, उस्मान तारिक मिस्ट्री बॉलर जो रुक कर आता है, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन आपने उसके चक्कर में सफियान मुकीम को बाहर किया। अलबत्ता उस लड़के ने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की और सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की। अब देखते हैं कि क्या जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो वनडे का है, तो क्या T20 में उसे सिलेक्ट करते हैं कि नहीं। अब जितनी भी बात होगी वो वनडे के हवाले से होगी। और इसके बाद जो पाकिस्तान ने टेस्ट खेलने हैं बांग्लादेश के साथ, मुझे लगता है कि जो नवीद राना है वही कि पाकिस्तान को ना पड़ जाए कि एक नवीद राना पूरी टीम्स को फ्लॉप करने में साबित हो और पाकिस्तान वो सीरीज़ हार जाए। अल्लाह करे ऐसा न कभी ना हो, पाकिस्तान वो सीरीज़ जीते। लेकिन मुझे हल्का सा डर लग रहा है कि ये जो इनका माइंड सेट है, ये किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं जब नेशनल की जान आते हैं। तो आपको बाबर आजम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है T20 में, आप इसे माने या ना माने, वो एक बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेयर है। आप 2000 जितने भी रन हैं जो फास्टेस्ट हैं, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 2000 हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वो खाने फिल किए हैं तो वो बाबर आजम हैं। ICC T20 के कैरियर में इस वक्त सबसे ज़्यादा रन बनाए बाबर आजम ने। इस PSL में भी तो रन बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा बनाए, और उसके साथ साथ पूरे जो 11 PSL हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रन बनाए तो वो भी बाबर आजम है। तो आप ये गलत है कि आप लोग कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म उठाते हैं उस पर, कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं, वो प्लेयर है। अलबत्ता हाँ, मैं शुरू से कहता हूँ कि रिजवान T20 का उस लेवल का प्लेयर नहीं। अगर आपने उसे खिलाना है T20 में तो आप उसे कीपर के तौर पर लेकर आए, लेकिन उसका जो नंबर है वो 1 डाउन भी नहीं बनता, 2 डाउन भी नहीं बनता और ओपनिंग का भी नहीं बनता। आप उसे ऐसा करें, उसकी गेम को चेंज करें और उसको लास्ट में ले जाए, चौथे पाँचवें नंबर पर, जहाँ पर वो हार्ड हिटिंग करने की एबिलिटी रखता हो, उसकी जो शॉट सिलेक्शन हो उस पर उसका काम हो, तो फिर अगर रिजवान आ सकता है एक कीपर के तौर पर। लेकिन T20 में वो प्लेयर नहीं डिज़र्व करता। लेकिन बाबर आजम एक प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बस अब बात आती है ना कि अपने ही अपनों को जलाते हैं, कुछ ख्वाब देखे, कुछ ख्वाब टूटे, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, इस तरह की जो हरकतें करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अगर क्रिकेट के हवाले से इस वक्त किसी की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम है। बाबर आजम को लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उस पर सवालात उठाते हैं वो भी पहले देख लें कि क्या परफॉर्मेंस रही। अब यही बाबर आजम था जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो पूरी तरह से फॉर्म में था और वन साइडेडली इंडिया को मैच हराया था, 10 विकेटों से वो मुकाबला जीता था। उसके बाद जो आप देख सकते हैं एशिया कप 2022 में, तब भी बाबर आजम ने इंडिया को सुपर 4 में हराया था और इंडिया को बाहर किया था। अब आते हैं जो 2023 का वर्ल्ड कप रहा यहाँ मेलबर्न में, आप सब लोग जानते हैं वहाँ पर बाबर आजम ने अपनी टीम का जो मुराल था वो बहुत हाई रखा था। वो तो हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब हैं, जो जी कोहली साहब मार सकते हैं, उन्होंने वो मुकाबला हमको हराया था। तो हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस रही इस टूर्नामेंट में भी और इसके साथ जितने भी हाथ सब लोग जानते हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर गिच्ची से पकड़ लिया था। सिर्फ विराट कोहली की विकेट चाहिए थी, वो हम लेने में नाकाम रहे। और अलबत्ता अगर लास्ट ओवर में भी 15 रन रह चुके थे, वहाँ पर भी जब विराट कोहली ने 9 बॉल की और इम्पैन ने 9 बॉल दी, उसके बाद जो अगली बॉल थी इन्होंने विराट कोहली को स्टैम्प आउट किया, तो ये अपीलें करते रहे।
सॉरी स्टैम्प आउट नहीं, इन्होंने मोहम्मद नवाज ने विराट कोहली को आउट किया, बोल्ड किया, जिस पर ये अपीलें करते रहे और वो साहब दौड़ के 3 रन लेते रहे। ये तो आपका हाल है, आपकी जो क्रिकेट सेंस है। अलबत्ता वही अगर आप 3 रन सेव करते तो शायद आखिरी बॉल पर एक छक्का रहता और आप वो मैच जीत सकते थे। आपकी अपनी गलतियां हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह जलील हो रहा है पाकिस्तान से। जो क्रिकेट शायकीन हैं वो किस तरह इस वक्त थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, वो तो आप सब लोग जानते हैं। आपने बिला वजह से सलमान अली यादव को T20 का कैप्टन बनाया हुआ है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिज़र्व करता है। मैं कहता हूं कि वो वनडे का अच्छा प्लेयर है, वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो डिज़र्व ही नहीं करता। आपकी जो गंगा है वो बिल्कुल उल्टी बह रही है। आपने शहनशाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया है, आपने सलमान अली यागा को T20 का कप्तान बनाया है, और आपने शान मकसूद को टेस्ट का कप्तान बनाया है। आपकी जो सारी कैलकुलेशन है वही गलत है। मुझे लगता है कि अगर आपने T20 में किसी को कैप्टन बनाना है, जो उस वक़्त के हिसाब से आपने जो फैसले किए वो सरासर गलत हैं। बाबर आजम को कप्तान बनाएं या ना बनाएं वो आप बात की बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप शहनशाह अफरीदी को बना सकते थे कैप्टन, लेकिन आपने T20 का कैप्टन उसे नहीं बनाया, जो आपका सरासर गलत डिसीजन रहा। तो आप सलमान अली यागा को वनडे या टेस्ट का कप्तान बना सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल उल्ट किया। शान मकसूद को आप वनडे का कप्तान बना सकते थे, जो इस PSL में भी उसकी परफॉर्मेंस रही आप सब लोग जानते हैं। शान मकसूद एक ज़बरदस्त प्लेयर के साथ साथ एक संजीदा और पढ़ा लिखा इंसान है, और वो क्रिकेट की जो पेचीदगियाँ हैं उसको समझता है। जो उसने इस PSL में क्रिकेट खेली आप सब लोग जानते हैं कितनी आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्रिकेट खेली, और उन्होंने अपनी वो जो उनकी कमियां थी उन पर उन्होंने काम किया। तो अब देखते हैं कि आगे जो सीरीज़ चलेगी। आप हमारे जो काफ़ी प्लेयर इस वक्त बांग्लादेश चले गए हैं, तो अब जो रह चुके हैं, जो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेल रहे हैं बाबर आजम साहब और उनके जो 1-2 प्लेयर हैं, वो भी इंशाल्लाह जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बांग्लादेश से ये सीरीज़ जीतेगी। टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी एक वनडे सीरीज़ होनी है, 3 मैचों की वो वनडे सीरीज़ है, वो पाकिस्तान में ही खेली जानी है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान वनडे के लिए क्या तैयारी करता है, कि या यही हाल रहता है जो अब पाकिस्तान का इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में रहा। इनको यही नहीं पता कि हमारी जो टीम है उनमें सिलेक्शन क्या है। इन्होंने ऑलराउंडर के चक्कर में, उन्होंने शादाब खां को फिट करने के चक्कर में कितनी कितनी गलतियां की। आप खुद देखें कि हमारी टीम में जो ऑलराउंडर है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ऊपर के बैटर हैं उनको सेव करने के लिए कि वो क्लैप्स हों तो ये पीछे से संभाल लें, अपनी टीम की पूरी बैलेंस स्टेट को उन्होंने आउट किया हुआ था। आप खुद देखें शादाब खां ऑलराउंडर की कैटेगरी में पकड़े थे। उनके जो दमाद साहब, उनके जो ससुर हैं वो कह रहे हैं कि जी वो बैटिंग कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि वो बॉलिंग कर रहा है। तो आप खुद देखेंगे जो हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है वो बॉलिंग की प्रैक्टिस को छोड़कर 2-2 3-3 घंटे नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, किसकी? बैटिंग की। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए तो फिर क्या पाकिस्तान की सिलेक्शन है। मेरी तौर पर मुझे लगे आप जितने भी हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उनसे जान छुड़ाएं,